और मेरे प्यारे बच्चों, आपने पहले संक्रमण धातुओं का एक वीडियो देख लिया होगा, जिसमें मैंने आपको संक्रमण धातुएं चुंबकीय प्रभाव क्यों प्रदर्शित करती हैं ये बताया था। और इसका मुख्य कारण आप सभी को पता है। जैसा आपने वीडियो अगर देखा होगा तो पता लग गया होगा। संक्रमण धातुओं की सामान्य जो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो N-1D1 to 10 NH2 होता है। N-1D1 to 10 और NH2, यानी इसके मतलब है कि पहली श्रेणी में 10 सदस्य, हर श्रेणी में 10 सदस्य, और हर सदस्य के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। या तो उसकी डी कक्ष अपूर्ण है, अगर मान लीजिए डी पर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो भी अपूर्ण है। तो हमारे पास यहाँ पे जो जितने भी पॉइंट आते हैं कि जैसे संक्रमण धातुएं क्यों हैं, परिवर्ती संयोजकता क्यों प्रदर्शित कर रही हैं, रंगीन आयन क्यों बना रही हैं, मिश्र धातु क्यों बनाती है, अंतरकाशी यौगिक क्यों बनाती है, ये सारे जो हमारे प्रश्न आते हैं उनके पीछे केवल 2 ही पॉइंट है जिन पे हम इनके आंसर को लिख सकते हैं। आप हमारे उन पॉइंटों पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। पेपर में लिखते समय हमें मेन पॉइंट पे जरूर अंडरलाइन करना चाहिए। पहली चीज कि संक्रमण धातुओं के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ही वो चुंबक की तरफ आकर्षित करते हैं, तो चुंबकीय गुण देते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही रंग देने के लिए, रंगीन यौगिक बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। तो मेन पॉइंट निकल के आया, क्योंकि अगर हमारे 10 सदस्यों में 9 सदस्यों के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो जरूर रंग देंगे, वो जरूर चुंबकीय गुण प्रदर्शित करेंगे। जैसा आपको मालूम है कि डी कक्ष भी अपूर्ण होता है। मान लीजिए कि मैंने डी पर जो ये आपको बीच बीच में दिखाते जा रहा है, डी पे अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन भरा तो भी उसके पास जगह खाली पड़ी हुई है। डी पर 2 होंगे तो भी खाली है। इसके मतलब केवल और केवल एक सदस्य ऐसा है जिसके पास पूर्ण है। तो पहली वाली श्रेणी में जिंक आता है, दूसरी श्रेणी में कैडमियम आता है, और तीसरी श्रेणी में मरकरी आता है। और अभी आपको एक बात बताए कि आपकी परीक्षा में ये क्वेश्चन आता है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी को संक्रमण धातु नहीं कहते हैं। तो क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि उनकी डी कक्ष पूर्ण होती है, और अगर डी कक्ष पूर्ण होगी तो ना तो उनपे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, ना ही उनके पास रिक्त स्थान होगा। ये हमारा मेन पॉइंट है जिसपे सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिलेंगे। अब देखिए, मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बता दिया था चुंबकीय गुण, और दूसरी बात मैंने आपको बताया था इसी के साथ में कि वो उत्प्रेरक का गुण प्रदर्शित क्यों करते हैं। लेकिन आपकी जो 6 क्वेश्चन में 4 पॉइंट आज हम अभी आपको क्लियर करेंगे कि संक्रमण धातुएं मिश्र धातु क्यों बनाती है। जैसा कि हमको आपको सभी को पता होना चाहिए, हम लोग छोटे छोटे शब्दों को जोड़ के बना सकते हैं। मिश्र धातु, मिश्र का मतलब ही होता है मिलाना। अगर कई सारी चीजें मिली होती हैं तो नाम हो जाता है मिश्र धातु। इंग्लिश में इसको हम लोग एलॉय कहते हैं। जैसे आपको मालूम है कि अगर हम खाली कॉपर के बर्तन यूज करते हैं घर में तो ऑक्सीकृत हो जाते हैं, उनकी चमक कम हो जाती है। लेकिन भगवान जी के घंटे घंटियां हैं या पीतल के बर्तन जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो इतना ज्यादा खराब नहीं होते। इसी के अलावा जैसे कि अगर आपसे कोई कहे कि आप लोहे की थाली में कुछ खा लो तो आप बिल्कुल मना कर दोगे, अरे लोहे की थाली में कोई खाया जाता है? संभव ही नहीं। लेकिन वही आप 88% आयरन के साथ में क्रोमियम मिला दिया या निकेल मिला दिया और उसका नाम हो गया स्टेनलेस स्टील, उसमें आप आसानी से उसका प्रयोग करते हैं। हम सभी अपने घरों में स्टेनलेस स्टील के बर्तन यूज करते हैं और खाना भी खाते हैं और प्रयोग करते हैं सभी तरीके से। तो अभी स्टेनलेस स्टील क्या चीज हो गई? ये हो गई हमारी मिश्र धातु। पॉइंट ये आया कि डी कक्ष के तत्व ने क्यों बनाया, या संक्रमण धातुएं क्यों बनाती है? क्योंकि संक्रमण धातुओं के पास जगह खाली होती है। इनका मूल्य पॉइंट क्या आ रहा है कि इनका डी कक्ष अपूर्ण है। अगर डी कक्ष अपूर्ण होगा, पूर्ण माने भरा नहीं है, तो सीधी सी बात है अगर स्थान होगा तो निश्चित कोई आएगा। अगर हमारे घर में खाली कमरे पड़े होंगे तो किराएदार जरूर पूछने आएंगे कि आपके घर में है क्या। लेकिन अगर हमारे घर में कमरे ही नहीं होंगे तो कोई भी नहीं पूछेगा, इसीलिए क्योंकि इनके पास खाली जगह होती है। और हमारा पॉइंट कहता है कि अगर खाली जगह होती है तो निश्चित है उसके अंदर धातु के साथ में
धातु आपस में मिश्र हो जाती है, धातु आपस में मिल जाती है। अगर दो या दो से ज्यादा धातुएं आपस में मिलती हैं तो उन्हीं का नाम होता है मिश्र धातु। अब पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि संक्रमण धातु नहीं मिश्र धातु क्यों बनाई, क्योंकि संक्रमण धातुओं के पास डी कक्ष अपूर्ण है और अपूर्ण होने के कारण दूसरी जो धातुएं होती हैं वो इसके अंदर प्रवेश कर जाती हैं और आसानी से मिल जाती हैं। जब ये आसानी से मिल जाती है तो एक नई चीज बन जाती है। अब जैसे आपको एक एग्जांपल बताएं, मान लीजिए मोटरसाइकिल खरीदने गए, ठीक है, मोटरसाइकिल क्योंकि हमारा बजट बहुत ज्यादा नहीं था तो हमने पहले देखा कि पहले दो तरीके के हमारे व्हील होते हैं, पहिए होते हैं, एक स्पाइक वाले होते हैं, ताने लगी रहती है लोहे की, उसकी वैल्यू कम होती है, उसका प्राइस कम होता है। लेकिन वहीं पर आपको दुकान वाला कहता है कि आप एलॉय व्हील के लेना पसंद करेंगे, और जैसे उसने एलॉय व्हील नाम लिया, एलॉय इंग्लिश में, हिंदी में उसको मिश्र धातु कहते हैं, तो जो एलॉय व्हील यूज होने लगा, आज के समय में हम लोग एलॉय व्हील यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मिश्र धातुओं जितनी भी होती है वो संक्षारण प्रतिरोधी होती है, रोधी होती है, प्रतिरोधी, यानी उनके अंदर जंग नहीं लगती। अभी लोहे की ताने होती है तो जंग लग जाती है, जंग लग जाएगी तो चीज जल्दी खराब हो जाएगी। लेकिन अगर हम मिश्र धातु का प्रयोग करेंगे तो उनके अंदर जंग यानी संक्षारण नहीं लगता। लेकिन कॉस्ट बढ़ गई। कॉस्ट क्यों बढ़ गई? क्योंकि उसके अंदर और भी मेटल को मिक्स किया गया है। ठीक है, अब हम आपको कुछ उदाहरण बताते हैं। जैसे स्टेनलेस स्टील जो हम रेगुलरली घर में यूज करते हैं, आयरन 88% है, क्रोमियम 12%। एक्चुअली मैं भी आपको बताया स्टील कई तरीके का होता है, क्रोम स्टील, मैग्नीज स्टील, निकेल स्टील, वेराइटी में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके के स्टील का प्रयोग किया जाता है। हमारे घर में जो प्रयोग होता है उसमें मेनली 88% आयरन है और क्रोमियम 12%। पीतल के बर्तन, पीतल का प्रयोग अभी आपको बताया संक्रमण धातुएं बहुत ही उपयोगी होती है। कॉपर का प्रयोग आपके घरों में भी पीतल के बर्तन होते हैं, सिक्के होते हैं, बिजली के तार, आप सभी को मालूम है तारों में हम लोग मेनली तारों में बिजली के तार कॉपर के ही होते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। पीतल कॉपर 66% है, जिंक यानी जस्ता 34% होता है। कांसा, कांसे का नाम आप लोगों ने केवल अभी आज के समय में बच्चों ने केवल कांस्य पदक में नाम सुना है। इसके अलावा आपको बताया मुरादाबादी जो बर्तन होते हैं वो कांसे के बने होते हैं। कांसा एक्चुअली में शुद्ध धातुओं में आता है और इसके अंदर 88% जो है वो कॉपर है और एसएन जो है वो 12% है। हमको ये जो पॉइंट है ना, अभी हम आपको बताएं, अगर आप आंसर में एग्जांपल्स लिख के आते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे नंबर मिलते हैं। नंबर 2 कि अब हमारा जो सीबीएसई पैटर्न चल रहे हैं, चाहे वो कोई सा भी मीडियम हो, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा मिलते हैं। दूसरी बात, जब आप लोग कॉम्पिटिशन देते हैं वहां भी आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए, तो आपको जितने एग्जाम्पल्स पता होंगे उतना आपको फायदेमंद है। एकेडमिक तो एकेडमिक, लेकिन कॉम्पिटिशन में भी आप अच्छे नंबर निकाल लेते हैं, तो इसलिए आपको ये सब चीजें बताई है मैंने। अच्छा, इसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज, टाइटेनियम और नियोबियम, एल्यूमिनियम और स्टेनलेस के साथ हवाई जहाज बनाने में, हवाई जहाज के चादर बनाने में और उनके उपकरण बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। मेरी समझ से आपको मिश्र धातु के बारे में पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अच्छा, अगला पॉइंट आता है कि संक्रमण धातुएं अंतरकाशी यौगिक बनाते हैं। इनको भी बहुत अच्छा समझना इजी है। अंतरकाशी, अंतरकाशी मतलब अंतर मतलब बीच में, काशी मतलब स्थान। तो होता क्या है, जैसा आप देख चुके हैं कि संक्रमण धातुओं का द्विपक्ष अपूर्ण है, फिर मेन पॉइंट वही यहाँ पे आ रहा है। जगह खाली पड़ी होगी तो मेहमान तो आएंगे ही। इसी तरीके से अगर स्थान खाली होगा तो उसके अंदर छोटे छोटे तत्व जैसे नाइट्रोजन, जैसे कार्बन, जैसे हाइड्रोजन, ये तत्व प्रवेश कर जाते हैं। ध्यान रखना, अगर मिश्र धातु होगी तो धातु धातु के साथ मिलती है, लेकिन अगर अंतरकाशी यौगिक होता है तो धातु के साथ में अधातु प्रवेश करती है। अधातु जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, बोरोन और नाइट्रोजन इसके बीच के स्थान में प्रवेश कर जाते हैं और क्या बनाते हैं? अंतरकाशी यौगिक। अंतरकाशी यौगिक दो तरीके के, रस समीकरण रीति और अरस समीकरण रीति। अगर कि उनका फॉर्मूला, अगर कि उनका संयोजकता एकदम पूर्ण होती है, सामान्य होती है, जैसे आप देखते हो NiH2, अभी तक हम लोग सारे फॉर्मूले ऐसे तो पढ़ते हैं,
जिसमें संयोजकता पूर्ण होती है, NiH2, ZnH2 एंड सो ऑन। लेकिन अगर मान लो वो संख्या पूर्ण ना हो, अगर संख्या पूर्ण नहीं हो गई, इसके मतलब है कि उसकी जो सामान्य संयोजकता है उसके सूत्र का पालन वो नहीं कर रही है। जैसे उदाहरण के लिए TiH 1.72, 1.72 का मतलब पूरी 2 भी नहीं हुई। फॉर्मूले हम लोग जितने भी पढ़ते हो क्या पढ़ते हैं, 2, 3, 4 ऐसे पढ़ते हैं ना, कभी हम ऐसे तो नहीं पढ़ते 1.5, 2.5, पौने 3, पौने 4। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि हाइड्रोजन जिंक के अंदर हाइड्रोजन केवल 1.02 बस इतनी ही प्रवेश करिए। लेकिन आपको एक बात बताएं, अंतरकाशी यौगिक का बहुत महत्व है। क्यों? क्योंकि इनके मिलने से अगर धातुओं के साथ अधातु मिक्स हो जाती है तो उनके गुण बहुत परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे गलनांक शुद्ध धातुओं से अधिक हो जाएगा, जैसे वो कठोर हो जाएगा। अभी आपको बताएं, हमारे पास बोराइड, बोराइड जो मिश्र अंतरकाशी यौगिक है वो हीरे से भी अधिक कठोर है। हीरे का काम क्या तो कांच को काटने में प्रयोग करते हैं हम लोग हीरे को। अभी बोराइड उससे भी ज्यादा कठोर धातु हो गई जिसका प्रयोग कटिंग में किया जाता है। इसके अलावा अगर अंतरकाशी यौगिक हो जाएगा तो वो रासायनिक रूप से अक्रिय। अक्रिय क्यों हो गया? क्योंकि अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो वो दूसरे के साथ क्रिया करना चाहेगा, लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, सारा पेयर बन चुका है, सारी पूर्ण हो जाएगी, तो फिर वो अभिक्रिया नहीं करेगी। इसलिए ये रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं। अंतरकाशी यौगिक भी कौन बनाते हैं? केवल और केवल संक्रमण धातु। अब आपको इसका अगला पॉइंट, क्योंकि हमारे पास संक्रमण धातुओं के अंदर 6 पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है कि अंतरकाशी यौगिक जो है वो संक्रमण धातुएं रंगीन आयन क्यों बनाते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग के पेपर में आता है। जैसे कॉपर सल्फेट नीले रंग का होता है, मैग्नीज पिंक कलर का होता है। तो अभी जैसे मैंने आपको शुरुआत की वीडियो में ही बताया कि आपको याद रखना है 2 ही पॉइंट संक्रमण धातु के लिए याद रखना है, या तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और या फिर अपूर्ण कक्षक, बी कक्ष का अपूर्ण होना। यही 2 मेन पॉइंट है। अब कह रहा अगर किसी भी तत्व के पास एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होगा तो वो रंग जरूर देगा, क्योंकि जैसे हम उस धातु को गर्म करते हैं तो वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मूल अवस्था से उत्तेजित अवस्था में चला जाता है। आपने सभी ने देखा कि अपन लोग गुस्सा आती है क्या बहुत समय तक के लिए आती है? नहीं, थोड़ी देर के लिए। तो ऐसे ही जैसे वो हीट को लेता है, गर्मी लेता है, ऊर्जा लेता है, वैसे वो इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो हमारे संक्रमण धातुओं के पास होते ही हैं, क्योंकि हमें मालूम है अगर एक श्रेणी में 10 तत्व हैं तो 9 के पास तो मिलेगा ही मिलेगा। तो यदि इसके मतलब है कि सभी रंगीन आयन बनाते हैं। तो जैसे हमने उसको गर्म किया, कलर कभी भी ठंडे में नहीं आता, तो इलेक्ट्रॉन मूल अवस्था से कहाँ पहुंच जाता है? अपनी उत्तेजित अवस्था। अब उत्तेजित अवस्था कैसी होगी? अस्थायी, कुछ समय के लिए। ये इलेक्ट्रॉन वही नहीं बना रहेगा, क्या करेगा? अपनी मूल अवस्था पे आएगा। उसने जितनी ऊर्जा ली थी उस ऊर्जा को वो दृश्य क्षेत्र में विकिरण के रूप में देता हुआ आता है। अब अगर मान लीजिए उसने कम ऊर्जा ली होगी, तो कम अगर ऊर्जा लेके ऊपर पहुंचा है तो कम में देता हुआ आएगा। जैसे मुझे वायलेट कलर दिखाई देगा, इंडिगो दिखाई देगा, ब्लू कलर दिखाई देगा, क्योंकि आपको मालूम है दृश्य क्षेत्र में 7 रंग होते हैं, VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। रेड कलर हमेशा वो तत्व देते हैं जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, क्योंकि हमारा नियम कहता है कि अगर ज्यादा से ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो ज्यादा ऊर्जा लेगा, और अगर वो ज्यादा ऊर्जा लेगा तो ज्यादा पे ही ऊर्जा को देता हुआ आएगा। तो इसके मतलब कलर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हुए वो कौन हुए? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर ज्यादा होगी तो रंग भी डार्क होगा। अगर किसी भी तत्व के पास सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो फिर वो कलर नहीं देगा। उदाहरण कॉपर Cu2+ नीले रंग का होता है, Mn2+ पिंक होता है। बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल है जिसमें हमको अलग अलग रंग के रंग दिखाई देते हैं, लेकिन रंग डिपेंड करते हैं। अगर आप Mn को खोल के देखेंगे तो Mn2+ के पास 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो रेड का शेड यानी पिंक कलर देता है। एक और पॉइंट कि ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते, क्यों?
क्योंकि डी कक्ष के तत्वों में n-1d और ns के बीच ऊर्जा स्तर बहुत कम होता है, उनका डिफरेंस बहुत कम होता है। और अगर ऊर्जा स्तर कम होगा तो दोनों अपने आप को चाहते हैं कि मैं वायतम कक्ष बन जाऊं और मैं इलेक्ट्रॉन दूं। तो इसी कारण, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर इलेक्ट्रॉन पहले 4s में आएगा, फिर 3d में आएगा पहली श्रेणी में ही, दूसरी श्रेणी में पहले 5s में आएगा, फिर 4d एंड सो ऑन। चारों श्रेणियों में डी कक्ष हमेशा एक पीछे चलता है, पहले 4s फिर 3d। तो इन दोनों के बीच का ऊर्जा स्तर बहुत कम है, इसलिए दोनों अपने आप को वायतम कक्ष की तरह प्रदर्शित करते हैं। जैसे आयरन की दो संयोजकता Fe2+ भी है और Fe3+ स्थायी है। इसमें सारे स्थायित्व का मुख्य कारण, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, या तो इलेक्ट्रॉन ये चाहे, कोई भी तत्व ये चाहता मैं कैसे भी करके स्थायी हो जाऊं। स्थायी मतलब या तो अर्धपूर्ण हो जाएगा या फिर वो पूर्ण। तो अर्धपूर्ण होने के लिए अगर ज्यादा होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन दे देता है। इस तरीके के कुछ क्वेश्चन मैं आपको और भी आगे अपने वीडियोस में बताऊंगी। जैसे प्रथम श्रेणी में Mn आपको ऑब्जेक्टिव में भी मिलेगा, सबसे ज्यादा परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है, +2 +3 +4 +5 +6 और +7 तक प्रदर्शित करता है। और पूरे संपूर्ण संक्रमण तत्वों में ऑस्मियम एक ऐसा तत्व है जो अप टू +8 तक परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है। ये दोनों हमारे पास ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस बन रहे हैं। वैसे आपको मालूम होना चाहिए डी कक्ष के तत्व और संक्रमण धातुएं बहुत उपयोगी है। आप देखिए सबसे अमीर हमारा जो ब्लॉक है वो डी ब्लॉक का ही है। सोना है, चांदी है, लोहा है, निकिल है, कॉपर है, सभी कुछ इसी के अंदर प्रेजेंट है। टंगस्टन है जो आपको नहीं मालूम, जैसे सोना, चांदी और प्लैटिनम के बारे में तो आप लोग जानते हैं। टंगस्टन W, इसका प्रयोग बल्ब के फिलामेंट बनाने में किया जाता है। टेंटेलम हड्डियों को जोड़ने वाली कीलें, जैसे आप लोग सुनते होंगे सर्जरी होती है, हड्डी टूट जाती है तो कोई उसमें जो कीलें डाली जाती है, एक नाम सुना आपने, कीलें डाली। अरे तो कीलें कोई लोहे की थोड़ी ना डालेंगे, लोहे की कीलें तो अंदर जाके जंग लग जाएगी, वो तो आदमी और बीमार हो जाएगा। उसके लिए टेंटेलम एक धातु है जो डी कक्ष में डी ब्लॉक के तत्वों में आता है। टेंटेलम आपको मिलता है 7वें नंबर के समूह में, मैग्नीज के जस्ट नीचे होता है टेंटेलम। तो टेंटेलम का काम होता है हड्डी जोड़ने वाली कीलें बनाई जाती है। कॉपर के बारे में तो आप सभी जानते हैं, बर्तन बनाने हैं और इसके अलावा बिजली के तार और आदि चीजें बनाने में। इस तरीके से